नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। आज इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो पेप्टिक जो टर्म है वो रिलेटेड है स्टमक से कह लें या फिर पेट से संबंधित है। और अल्सर मतलब कि घाव होना या छाले होना। तो पेट में छाले होना ही एक तरह से क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर। तो ये है स्टमक एरिया और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो यहाँ पर छाले होना या स्टमक में छाले होना ये क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यदि हम बात करें स्टमक की तो ये अंदर की इसकी लाइनिंग है, यहाँ पर ओपन सोर छाले होना। एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर छाले होना। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर इज स्टमक में। इसका मुख्य जो लक्षण होता है वो क्या होता है, पेट में दर्द होना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि स्टमक में या जो अपर पार्ट है जीआईटी स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें छाले होना, और इस तरह से तीन तरह से हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर इज क्लासिफाइड इनटू गैस्ट्रिक, ड्यूडेनम और ईसोफेजियल अल्सर। तो इनके बारे में जानेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब तो होता है गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू अकर इन द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक नियर द पाइलोरस। जो पाइलोरस पार्ट होता है वहाँ पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो स्टमक का जो ये वाला पार्ट होता है ये पार्ट होता है पाइलोरस। तो यहाँ पर यदि अल्सर होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। देन आता है ड्यूडेनल अल्सर। पेप्टिक अल्सर आर मोर लाइकली टू अकर इन द ड्यूडेनम देन इन द स्टमक। स्टमक की बजाय ड्यूडेनम में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है ये वाला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, यही होता है ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जब अल्सर बोलता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ड्यूडेनम अल्सर। देन आता है ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर अकर रिजल्ट ऑफ द बैकवर्ड फ्लो ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक इनटू द ईसोफेगस। मतलब कि वापस से स्टमक से ईसोफेगस में जाने लगता है HCl जो एसिड होता है। तो इसलिए ईसोफेजियल जो होती है पार्ट उसमें अल्सर बनने लग जाते हैं। यहाँ पर जो HCl होता है वो यहाँ पर वापस बैकवर्ड होने लग जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, ईसोफेजियल अल्सर। तो ये पेप्टिक अल्सर तीन तरह के हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और ईसोफेजियल अल्सर। अब हम पढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पेप्टिक अल्सर अगर मेनली इन द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा में होता है। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूकोसा। तो इसमें होता है ये इरोजन होता है सबसे पहले। द इरोजन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ एसिड पेप्सिन और बाय डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोसा। तो जो स्टमक में ये म्यूकोसा लेयर है इसकी ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है अंदर वाली लेयर को। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंट ही नहीं होगा म्यूकोसा में तो क्या होगा, जो एसिड होगा वो इस पर काम करने लगेगा और यहाँ पर इरोजन होने लग जाएंगे, एक तरह से छाले होने लग जाएंगे। Then damaged mucosa cannot secrete enough mucus to act as a barrier against HCl। अब यदि ये म्यूकोसा जो अंदर लाइनिंग करती है ये डैमेज है तो ये क्या करेगी, जो बोल सकते हैं हम स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो HCl से ये क्या हो जाएगा, इसको क्षतिग्रस्त हो जाएगा ये। देन आता है एसिड सिक्रीशन। एसिड सिक्रीशन से क्या होगा, पेशेंट विद ड्यूडेनल अल्सर सिक्रीट मोर एसिड। अब जो ड्यूडेनल अल्सर है जिस मरीज में उसमें और ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है, किससे, नॉर्मल से। वाइल पेशेंट विद गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू सिक्रीट नॉर्मल और डिक्रीज लेवल ऑफ एसिड। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में कम एसिड सिक्रीशन होता है, तो ड्यूडेनल अल्सर में ज़्यादा क्या बन सकते हैं, अल्सर बन सकते हैं क्योंकि एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। डिक्रीज रेजिस्टेंस क्या हो गई, डैमेज ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा रिजल्ट इन डिक्रीज रेजिस्टेंस हो गई। और फिर क्या होगा, बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन फ्रॉम H. पाइलोराई बैक्टीरिया।
तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि कॉमन क्या होता है, कारण होता है किसका, पेप्टिक अल्सर का। तो जब रेजिस्टेंट डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया उस म्यूकोसा पे इफेक्ट करेगा और उससे क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है कि पेप्टिक अल्सर किससे होता है, एच पाइलोराई बैक्टीरिया से। और डिक्रीज रेजिस्टेंस किसकी, म्यूकोसा की। तो मेजर कॉज की यदि बात करें तो 3 मेजर कॉज होते हैं पेप्टिक अल्सर के। ये क्या होते हैं, एच पाइलोराई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर NSAIDs जो है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, जो कि पेन के लिए, दर्द के लिए ली जाती है, उनका बहुत लंबे टाइम से कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो उसमें। एंड पैथोलॉजी हाइपर सिक्रेटरी डिसऑर्डर है जिसको क्या हम बोलते हैं, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं पेप्टिक अल्सर के। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई पेप्टिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये एच पाइलोराई, विच में भी एक्वायर्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जो कि जो हम खाना पानी कुछ भी ले रहा है मरीज उसके थ्रू जा सकता है। एच पाइलोराई क्या करता है, डैमेज कर देता है म्यूकस कोटिंग को दैट प्रोटेक्ट द स्टमक और ड्यूडेनम, जो कि स्टमक और ड्यूडेनम को प्रोटेक्ट करती है, उसको ये डैमेज कर देता है। इसके अलावा सैलिसिलिक्स एंड NSAID एनकरेज अल्सर फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होने लग जाते हैं, अल्सर फॉर्मेशन। फिर बहुत सारी इलनेसेस होती हैं, वेरियस इलनेसेस, जैसे कि पैंक्रिएटाइटिस, हेपेटिक डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, गैस्ट्राइटिस, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये भी कारण होते हैं किसके, पेप्टिक अल्सर के। एक्सेस में HCl जो कि एसिड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl इन द स्टमक में कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। देन आता है इरिटेंट्स, इरिटेंट्स में इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस एंड एल्कोहल, ये क्या कर देते हैं, HCl सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। दिस कंट्रीब्यूट बाय एक्सेलरेटिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम एंड प्रोमोटिंग म्यूकोसल ब्रेकडाउन। तो इसका जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है उसको ये बढ़ा देते हैं और म्यूकोसल ब्रेकडाउन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा है ब्लड टाइप, गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू स्ट्राइक पीपल विद टाइप A ब्लड, while duodenal ulcer tend to affect people with type O blood। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टाइप A ब्लड है यदि व्यक्ति का तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यदि टाइप O ब्लड है तो ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस और स्पाइसी फूड डू नॉट कॉज पेप्टिक अल्सर, इसकी वजह से होता नहीं है। कहते हैं कि भाई मसालेदार खाना खाने से होता है, तो ये नहीं होता, लेकिन ये क्या कर देते हैं, सिम्टम्स को वर्स कर देते हैं, मतलब और ज़्यादा उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, किससे, स्ट्रेस से और स्पाइसी फूड से। देन पढ़ेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके लक्षणों के बारे में। तो इसमें डल और बर्निंग स्टमक पेन होता है, ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। फॉर सम पीपल पेन में भी बर्स बिटवीन मील्स, जैसे 2 खाने खाए उसने सुबह का और दोपहर का, तो उसके बीच में दर्द ज़्यादा हो सकता है, और नाइट में ज़्यादा हो सकता है। इट में भी बर्स आफ्टर ईटिंग, और कुछ में खाना खाने के बाद ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा क्या लक्षण होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस और ब्लोटिंग, ब्लोटिंग होना और ऐसा लगना कि पेट भरा हुआ है, बेल्चिंग होना, गैस बनना, हार्ट बर्न होना और नोजिया। पेप्टिक अल्सर कैन कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम द अल्सर, से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें क्या सिम्टम हो सकते हैं, वॉमिटिंग, ब्लड में वॉमिटिंग आ सकती है, या कह सकते हैं कि वॉमिटिंग में क्या है, ब्लड आ रहा है, खून भरी वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी, विच में अपीयर रेड और ब्लैक, रेड या ब्लैक हो सकती है। हैविंग डार्क ब्लड आ सकता है स्टूल में, और स्टूल दैट आर ब्लैक और टेरी स्टूल बोलते हैं इसको। फीलिंग डिजी और फेंटिंग, क्योंकि ब्लड जा रहा है तो क्या फील होगा उसको, जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, फेंटिंग और डिजी। देन आते हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी की जाती है इसमें, confirms the presence of an ulcer and allow cytological study, साइटोलॉजिक स्टडी की जाती है, बायोप्सी की जाती है, किसको रूल आउट करने के लिए कि एच पाइलोराई या फिर कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा जो मेन वो है होता है, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील पेन
एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस का पता चलता है इससे, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पता चलता है। बेरियम स्टडी की जाती है, एंडोस्कोपी की जाती है, ऑकल्ट ब्लड का टेस्ट किया जाता है। स्टूल में भी टेस्टेड पीरियोडिकली अंटिल दे आर नेगेटिव फॉर ऑकल्ट ब्लड। तो अकल्ट ब्लड जो है वो नेगेटिव नहीं आ जाए तब तक पीरियोडिकली इसका टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कार्बन 13 सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। ये क्या करता है, एच पाइलोराई एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसमें जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं टू किल एच पाइलोराई, दीज में इंक्लूड एमोक्सिसिलिन हो सकती है, क्लैरिसोमाइसिन हो सकती है, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये मेडिसिन डॉक्टर की सलाह पर ही लें। मेडिसिन दैट ब्लॉक एसिड, ऐसी मेडिसिन जो कि एसिड को ब्लॉक करती हैं। इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनको शॉर्ट में हम पीपीआईज भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर स्टमक एसिड को कम कर देते हैं। पीपीआई में कौन से होते हैं, ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, रेवेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। लेकिन लॉन्ग टर्म यदि यूज़ किया जाए और हाई डोज में यूज़ किया जाए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, तो रिस्क को बढ़ा देते हैं। किसका, ये हिप, रिस्ट या स्पाइन फ्रैक्चर का। तो इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या फिर डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो नहीं लेने इस रिस्क को कम करने के लिए। इसके अलावा मेडिसिन टू रिड्यूस स्टमक एसिड के लिए एसिड ब्लॉकर भी होते हैं, जिनको हिस्टामिन H2 ब्लॉकर कहते हैं। हेल्प रिलीव, अल्सर पेन को रिलीव करते हैं और हेल्प करते हैं हीलिंग में। एसिड ब्लॉकर में आते हैं जैसे कि फेमोटिडीन, सिमेटिडीन। इसके अलावा एंटासिड दैट काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्टमक एसिड, दिस कैन रिलीव पेन क्विकली बट दे आरंट यूज्ड टू हील अल्सर। पेन को तो रिलीव कर देते हैं ये, पर अल्सर को हील करने में इनका कोई यूज़ नहीं है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो गए इनके, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, और ये डिपेंड करता है कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है एंटासिड में। अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं लाइनिंग ऑफ द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को। जो उनकी लाइन होती है, म्यूकस लाइनिंग, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। इनको बोलते हैं हम साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। क्या बोलते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। दे इंक्लूड द प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, जैसे कि सुक्राल फैट आ सकती है इसमें, और मीजोप्रोस्टॉल। ये क्या करते हैं, उनकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। देन हम क्या करेंगे, स्ट्रेस रिडक्शन करेंगे, रेस्ट देंगे, स्मोकिंग सेसेशन करेंगे, बंद करेंगे स्मोकिंग। डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या होगा, इसमें अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर ऑफ फूड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना। एंड बेवरेजेस एंड ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ मीट एक्सट्रैक्ट्स, ये सब नहीं लेने हैं। मीट एक्सट्रैक्ट, अल्कोहल, कॉफ़ी, अदर कैफिनेटेड बेवरेजेस एंड डाइट रिच इन क्रीम एंड मिल्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या होगा, पाइलोरोप्लास्टी की जाती है। यदि मेडिसिन से आराम नहीं होता तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन ली जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पाइलोरोप्लास्टी में ट्रांजेक्टिंग नर्व्स दैट स्टिमुलेट द एसिड सिक्रीशन एंड ओपनिंग द पाइलोरस। तो इसमें जो पाइलोरस और एसिड सिक्रीशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो नर्व्स होती हैं, उनकी क्या की जाती है, पाइलोरोप्लास्टी। देन आता है एंट्रेक्टोटॉमी। एंट्रेक्टोमी क्या है, इसमें रिमूव कर दिया जाता है पाइलोरिक पोर्शन को। स्टमक का जो पाइलोरिक पोर्शन है उसको रिमूव किया जाता है विद एनास्टोमोसिस टू आइदर द ड्यूडेनम और जेजुनम, और फिर बाद में एनास्टोमोसिस किया जाता है ड्यूडेनम का और जेजुनम का। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं पेप्टिक अल्सर की, यदि पेप्टिक अल्सर अनट्रीटेड रख दिया जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है स्टमक में और ड्यूडेनम में। ब्लीडिंग कैन बी स्लो, ब्लड लॉस दैट लीड्स टू फ्यू रेड ब्लड सेल, एनीमिया हो सकता है उससे, क्योंकि ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा तो उससे एनीमिया हो सकता है। होल बन सकता है, या कह सकते हैं हम परफोरेशन बन सकता है स्टमक वॉल पे, उससे क्या हो सकता है, पेरिटोनियम का इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं
पेरिटोनाइटिस। देन ब्लॉकेज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर कैन कीप फूड फ्रॉम गोइंग थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो आगे खाना बढ़ नहीं पाएगा। द ब्लॉकेज कैन मेक फील फुल इजीली एंड कॉज टू वॉमिट और लूज वेट, उससे क्या होगा, वॉमिट हो सकती है और वेट कम हो सकता है। स्टमक कैंसर भी बन सकता है इससे। मॉनिटरिंग और मैनेजिंग कैसे करेंगे कॉम्प्लिकेशन को, तो यदि हेमरेज हो रहा है तो इससे पता लगेगा कि उसको फेंटनेस और डिजीनेस है या नोजिया है। बिफोर और विद ब्लीडिंग हो सकती है। टेस्ट स्टूल के लिए टेस्ट किया जाता है फॉर अकल्ट और ग्रॉस ब्लड। मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए, जिसमें टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और टैकीपनिया है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग है, हेमरेज है। इंसर्ट एंड इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट को। इंसर्ट मेंटेन आईवी लाइन फॉर इन्फ्यूजिंग फ्लूइड एंड ब्लड। मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज को मॉनिटर करेंगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे, हीमेटोक्रिट कराएंगे। इंसर्ट एंड मेंटेन ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करना एंड मॉनिटर ड्रेनेज, प्रोवाइड लवाज एज ऑर्डर, जो भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है। मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करनी है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन थेरेपी। प्लेस द पेशेंट इन रिकमेंड पोजीशन में रखना है पेशेंट को विद द लेग एलिवेटेड, लेग उठी हुई होनी चाहिए, टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन, जिससे कि हाइपोटेंशन नहीं हो। और प्लेस द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन फ्रॉम वॉमिटिंग, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में इसमें सुलाना चाहिए जिससे कि वॉमिटिंग एस्पिरेट नहीं हो उसको। और हाइपोवॉलेमिक शॉक को ट्रीट करना चाहिए एज इंडिकेटेड। यदि परफोरेशन हो जाए या पेनिट्रेशन हो जाए तो नोट एंड रिपोर्ट सिम्टम ऑफ पेनिट्रेशन, जैसे कि बैक और एपिगैस्ट्रिक पेन होना जो कि मेडिकेशन से रिलीव नहीं हो रहा है, जो कि पास्ट में जो इफेक्टिव थी मेडिसिन लेकिन अब कोई काम नहीं कर रही हैं और बैक और एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो ये परफोरेशन हो सकता है। और इसके अलावा नोट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे सिम्टम्स ऑफ परफोरेशन, जैसे कि सडन एब्डोमिनल पेन, रेफर्ड पेन टू द शोल्डर, कंधे तक हो जा रहा है दर्द, वॉमिटिंग हो रही है, कोलैप्स, एक्सट्रीमली टेंडर एंड रिजिड एब्डोमेन हो रहा है, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और अदर साइन ऑफ शॉक आ रहे हैं यदि। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट पेन related to the effect of gastric acid secretion on damaged tissue। डैमेज टिश्यू में क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन की वजह से एक्यूट पेन हो रहा है। दूसरा है एंजाइटी रिलेटेड टू एक्यूट इलनेस। तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू चेंज इन द डाइट। फोर्थ है डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन, इसकी उसको नॉलेज नहीं है। द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर रिलीविंग पेन और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन के लिए क्या होगा, एडमिनिस्टर जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो देना। अवॉइड एस्पिरिन अवॉइड करना, विच इज़ एन एंटीकोगुलेंट, एंड फूड एंड बेवरेजेस दैट कंटेन एसिड एनहेंसिंग कैफीन, कोलास, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट अलॉन्ग विद डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, तो ये जो कैफिनेटेड ड्रिंक है वो नहीं देनी है। एस्पिरिन को अवॉइड करना है। एनकरेज पेशेंट टू ईट रेगुलरली स्पेस्ड मील, यानी रेगुलर ले और थोड़ा थोड़ा फ्रिक्वेंट मील ले वो। इन द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में ऑप्टेन रेगुलर वेट करें। एनकरेज डाइटरी मॉडिफिकेशन, और इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स को एनकरेज करना। देन रिड्यूसिंग एंजाइटी में असेस व्हाट पेशेंट वांट टू नो अबाउट द डिजीज, जो भी बीमारी के बारे में पेशेंट जानना चाहे उसको बताना। Evaluate level of anxiety, encourage patient to express fears openly and without criticism, वो अपने डर को बताएं। Explain diagnostic test and administering medication on schedule, डायग्नोस्टिक टेस्ट को एक्सप्लेन करें और जो भी मेडिकेशन है उनको दें। इंटरेक्ट इन रिलैक्सिंग मैनर में इंटरेक्ट करें। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेसर एंड एक्सप्लेन इफेक्टिव कोपिंग टेक्निक्स एंड रिलैक्सेशन मेथड। Encourage family to participate in care and give emotional support.